और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में छाया योग का रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता में आयोजित हुआ मुख्य राष्ट्रीय पर्व। पीएम ने योग को बताया मानवीय एकता का आधार। कहा, योग सिखाता है संतुलित जीवन की कला। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत। बेड़े में शामिल हुए 3 स्वदेशी युद्धपोत। मारक क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम। प्रधानमंत्री ने कहा, शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य जरूरी। देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट री एग्जाम संपन्न। अभिभावकों और छात्रों ने परीक्षा तैयारियों को लेकर जताई संतुष्टि। छात्रों की सुविधा के लिए 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका रहा प्रधानमंत्री का काफिला। एनटीए महानिदेशक ने कहा, जल्द ही घोषित किए जाएंगे परीक्षा परिणाम। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का भव्य समापन। 17 पुरस्कारों की घोषणा। पोलैंड की सिल्वर बनी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री। 300 से अधिक फिल्मों का हुआ प्रदर्शन। ईरान, जर्मनी और भारतीय फिल्मों का रहा जलवा। फीफा विश्व कप में गोल की बौछार। 1958 के बाद सबसे तेजी से पूरा हुआ 100 गोल का आंकड़ा। 33 मैचों में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। सफेद टी शर्ट और सफेद पैंट पहने प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लोगों के साथ योगासन किया। करीब 40 मिनट के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभागियों के बीच घूमते नजर आए। उन्होंने योग प्रोटोकॉल के अनुसार किए जा रहे आसनों को करीब से देखा और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें सही तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कई मौकों पर प्रतिभागियों की मुद्राएं ठीक करने में उनकी मदद भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है, जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करता है। इक्कीस जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है,
इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार पूरा देश योग के रंग में रंगा नजर आया। हिमालय की वादियों से लेकर समुद्र तटों तक, ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर सैन्य प्रतिष्ठानों तक देश भर में लाखों लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर योग को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। 21 जून की सुबह देश भर में योग के नाम रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। लद्दाख की खूबसूरत वादियों के बीच लेह के स्तूपिक स्टेडियम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने योग किया। कार्यक्रम में हजारों बच्चों, स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। उपराष्ट्रपति ने योग को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बताते हुए इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। The International Day of Yoga is more than a celebration of physical exercise. It is a recognition of ancient gift from Bharat to the humanity. Our rishis and munis, through years of meditation, austerity and spiritual inquiry, developed a holistic system that nurtures the body, calms the mind and elevates the soul. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग अभ्यास करते हुए कहा कि योग मानवता के लिए भारत का अमूल्य उपहार है। वहीं मेघालय की राजधानी शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख और सैन्य अधिकारियों के साथ योग किया। असम के गुवाहाटी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया। दिल्ली में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के बीकानेर में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योग अभ्यास किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए लोगों से योग अपनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब के जालंधर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। नितिन नवीन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
झांसी में हजारों लोगों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को विश्वव्यापी पहचान मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योग किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने योग किया। इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य भर में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। योग दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से एक ही संदेश सुनाई दिया। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना जरूरी है। जन भागीदारी और वैश्विक स्वीकार्यता के साथ योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़कर पूरी मानवता के कल्याण का माध्यम बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में योग किया। वहीं कोलकाता के साथ ही भारत के हर कोने में योग दिवस मनाया गया। प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने मिलकर योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बेहद खास बना दिया। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक योगाभ्यास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरी दुनिया में आज 21 जून को योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज देश के हर कोने में एक उत्सव के तौर पर मनाया गया। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में योग के कार्यक्रमों की धूम रही। सरकार, सेना, पुलिस, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन और योग संस्थाओं ने मिलकर बड़े स्तर पर योग दिवस के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया। ये देखो सभी इंसान सबके लिए जरूरी है, इसमें कोई बुरी मानी बात नहीं। अब इसकी वो है जितनी परिस्थिति, अब सबकी अलग अलग सोच है, ये हम लोग सबके लिए तो अच्छी बात है। योग ऐसा साधन है जो बीमारियों से बचाता है। या तो हम बीमार पड़े और हॉस्पिटल जाएं, चिकित्सा करवाएं, या फिर हम वेलनेस पर ध्यान दें। योग वेलनेस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आज दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला परिसर योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। यहाँ ब्रह्मा कुमारी और आयुष मंत्रालय ने मिलकर योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। यहाँ एनसीसी के कैडेट्स ने योगाभ्यास कर इस ऐतिहासिक संरचना को योगमय माहौल में बदल दिया। वहीं कर्नाटक के चिकोड़ी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक बेहद अनोखा और आकर्षक नजारा देखने को मिला। यहाँ चिकोड़ी के पास अंकारी गांव में जल पर योग प्रदर्शन किया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये अनोखी योग प्रस्तुति में पानी के ऊपर संतुलन बनाते हुए योगाभ्यास किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें योगा फॉर हेल्थी एजिंग थीम के तहत बड़े स्तर पर योग सत्र आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास में हिस्सा लिया। सुरक्षा बलों और नागरिकों की भागीदारी ने इस आयोजन को और भी सफल और यादगार बना दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी धार्मिक और प्राकृतिक वातावरण से भरपूर हनुमान वाटिका में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और खुले वातावरण में सामूहिक योगाभ्यास किया। ये जल योग का नजारा अहमदाबाद में देखने को मिला। अहमदाबाद के जालधारा वाटर पार्क में जल योग का प्रदर्शन किया गया, जिसमें पानी के भीतर और पानी की सतह पर संतुलन बनाते हुए योगाभ्यास किया गया। यहाँ हर उम्र के लोग योग करते नजर आए। नरेंद्र मोदी जी का खूब खूब आभार कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और योग हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, तो उनकी वजह से आज ये इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच रहा है, तो उनके लिए खूब खूब आभार। योग जीवन में बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य, मन सब कुछ जुड़ता है, और इसके लिए मन का स्वास्थ्य जो अगर अच्छा होगा तो सब हम कर सकते हैं। देश भर में योग दिवस के इन अलग अलग और अनोखे आयोजनों ने एक बार फिर साबित किया कि योग सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि जीवन शैली बन चुका है, जो हर उम्र और हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई थी, और इसका उद्देश्य लोगों के स्वस्थ, संतुलित और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था।
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जापान के टोक्यो में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग के इस कार्यक्रम में अलग अलग संस्कृतियों और समुदायों के लोग एक साथ आए और योग के माध्यम से स्वास्थ्य, शांति और सामंजस्य का संदेश साझा किया। इंडोनेशिया में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य और उत्साहपूर्ण आयोजन देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में हिस्सा लेकर स्वास्थ्य और संतुलन का संदेश दिया। सुबह के शांत वातावरण में हुए सामूहिक योग सत्र ने प्रतिभागियों को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम के दौरान योगासनों, प्राणायाम और ध्यान सत्रों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि योग केवल भारत की प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि अब एक वैश्विक जीवन शैली बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया अपना रही है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों लोगों ने सामूहिक योग सत्रों में भाग लेकर स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश दिया। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास और दुबई पुलिस के सहयोग से पुलिस ऑफिसर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में 1500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने प्राणायाम, योगासन और ध्यान अभ्यास किए। अबू धाबी में लूवर म्यूजियम के प्रतिष्ठित गुंबद के नीचे करीब 1000 प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बेहद खास और यादगार रहा। प्राकृतिक पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच योग का यह सत्र न सिर्फ आकर्षक था, बल्कि वैश्विक स्तर पर योग की बढ़ती स्वीकार्यता का भी प्रतीक बना। बवेरियन आल्प्स की लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगा बाय द कैसल थीम के तहत हुए इस आयोजन में योग प्रेमियों, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य, जर्मन स्थानीय और वेलनेस से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बांग्लादेश में भी योग दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। भारत के उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा राजधानी ढाका में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सैकड़ों योग प्रेमियों ने भाग लिया। सऊदी अरब में योग की बढ़ती लोकप्रियता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश विदेश सभी जगहों पर लोग काफी उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेपाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के दूतावास और वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास की ओर से नेपाल के 11 शहरों और नगरपालिकाओं में 22 योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 13,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष योगा की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत काठमांडू घाटी के 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों समेत पशुपतिनाथ मंदिर, लुम्बिनी, पोखरा और जनकपुर में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। योग दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण पोखरा के रंगशाला स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम रहा, जिसमें 8,000 से अधिक योग साधकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस अवसर पर गंडकी प्रांत के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडेय, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और स्थानीय प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। योग कार्यक्रमों के जरिए भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों और जन जुड़ाव को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित 3 पोत नौसेना में शामिल किए हैं। इन युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है और इनका निर्माण कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैरीटाइम के बिना कोई राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे।
कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत, संशोधक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अग्रेय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना में शामिल किया। उन्होंने कहा कि समुद्र के आर्थिक और सामरिक महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा जरूरी है। भारत के मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियानों से बीते 12 साल में नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश एक बड़े विजन के साथ ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। शिप निर्माण क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति की है। ये सभी पॉलिसी रिफॉर्म के परिणाम हैं। भारत अब दुनिया के बाजार में सिर्फ एक रक्षा सामग्री का खरीदार देश नहीं है, बल्कि एक निर्माता है और एक निर्यातक है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, सागरमाला योजना, मल्टी मॉडल नेटवर्क सभी मिलकर शिप निर्माण डिजाइन को एक नई गति दे रहे हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य 21वीं सदी के नए भारत, विकसित भारत का उद्घोष है। 17 महीनों में ये दूसरी ट्राई कमिश्निंग है। INS दूनागिरी, INS अग्रेय और INS संशोधक के निर्माण में 200 से ज्यादा MSMEs ने अपना योगदान दिया है। आज विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस है। ऐसे में INS संशोधक का समुद्र में उतरना और भारत के लिए नई खोज करना इस बात का पर्याय है कि भारत विश्व मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। INS संशोधक से मैं विशाल बेरिस्टो, कैमरामैन सौरभ के साथ DD न्यूज। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए देश भर में परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में 21 जून को नीट UG पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एवं निगरानी के कड़े इंतजाम देखने को मिले। परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी बड़ी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा के पूरी कर ली गई। परीक्षा भारत के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों और विदेश में 14 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें लाखों छात्र शामिल हुए। देश के अलग अलग राज्यों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की उपस्थिति शुरू हो गई थी। परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड की सख्त जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और CCTV निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू रही। छात्रों ने भी परीक्षा को व्यवस्थित और सुचारू बताया। अंदर सब ठीक था, अच्छा था। इस बार अच्छे से दिया सब कुछ, मतलब टाइम पे हुआ सब कुछ। प्रॉपर टाइम पे सब पेपर दिए हैं और
मतलब अच्छे से पेपर गया, कोई क्रियोस मतलब ऐसा कोई क्रिएट नहीं हुआ। इन्विजिलेटर वगैरह भी सही थे, मतलब पूरा टाइम से हो गया है, और जो टाइम लगता था वो क्या बोलते हैं OMR फिलिंग वगैरह में, उसके 15 मिनट मिला था तो उसमें हो गया वो। इस बार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित नीट यूजी परीक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए थे। इस बार परीक्षा की अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट की गई थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की गई। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त समय देते हुए शाम 6:20 तक एग्जाम देने की अनुमति दी गई। 95,000 से अधिक परीक्षा कक्षों में CCTV निगरानी की व्यवस्था की गई, जिनकी निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर ऑनलाइन तरीके से की गई। वहीं परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए। इस बार CRPF और CISF ने प्रश्न पत्रों और OMR शीट्स की सुरक्षा का काम संभाला। यही नहीं, पहली बार वायुसेना ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम किया। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी, GPS ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया। साथ ही किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए 2 लाख से अधिक कर्मी, 674 CT कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर लगाए गए। इस बार परीक्षार्थियों के साथ अभिभावकों के बैठने के लिए भी खास प्रबंध किए गए थे। दिल्ली सरकार ने गर्मी से निजात दिलाने के लिए नीट परीक्षार्थियों के अभिभावकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। परीक्षा केंद्र के सामने ये जो है ये कूलिंग जोन बनाया गया है। इस कूलिंग जोन के सामने देखिए ये पानी की व्यवस्था है और यहाँ तक कि यहाँ ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 21 जून की नीट यूजी पुनर्परीक्षा को सफल और व्यवस्थित माना जा रहा है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को राहत मिली है। 21 जून 2026 को संपन्न हुई नीट की परीक्षा देकर ये छात्र निकल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि नीट की परीक्षा इनके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नीट की परीक्षा के माध्यम से आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में इसी परीक्षा के अंक के आधार पर प्रवेश होता है। पूरे देश में तकरीबन 22,80,000 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ DD न्यूज़ के लिए नई दिल्ली के पंडारा रोड स्थित CM श्री विद्यालय से मैं अखिलेश सुमन। रविवार को नीट यूजी परीक्षा देने जा रहे लाखों छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले को कुछ देर तक उन्होंने रोक कर रखा। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में योग दिवस कार्यक्रम से वापस लौटने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 45 मिनट रुके, ताकि उनके काफिले की वजह से छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद ही प्रधानमंत्री अपने आवास के लिए रवाना हुए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:15 पर पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और उन्हें सीधे प्रधानमंत्री आवास जाना था। लेकिन उसी समय दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा के लिए छात्र परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे थे। प्रधानमंत्री के काफिले की आवाजाही के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रबंधन करना पड़ता है, जिससे छात्रों की आवाजाही प्रभावित हो सकती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि परीक्षा शुरू होने तक वे एयरपोर्ट पर ही रुके रहेंगे। रविवार को देश में नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा देश के 5,440 और विदेश स्थित 14 केंद्रों पर सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हुई और इसमें 22 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, निष्पक्षता और पारदर्शिता और साथ ही साथ संवेदनशीलता के तहत आयोजित इस परीक्षा में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे 81 बच्चों की परीक्षा के विशेष परीक्षा कक्षों का भी इंतजाम किया गया, जिससे किसी के सपनों में कोई भी व्यवधान और बाधा न पड़े। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि एजेंसी हर परीक्षा के पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि नीट 2026 के परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे, जिससे बच्चों के अकादमिक सत्र में कोई देरी ना हो। देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह से DD न्यूज़ की खास बातचीत। आज देश भर में नीट यूजी री एग्जाम सकुशल संपन्न हुआ। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम थे, अभूतपूर्व व्यवस्थाएं भी, सहूलियत की भी की गई। किस रूप में इस पूरे निर्विघ्न संपन्न होने को देखते हैं प्रक्रिया? देखिए, सरकार पूरी कटिबद्ध थी। बच्चों के साथ ये वादा किया था कि ये जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसको पूरी सुरक्षा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी
बच्चों के सुविधाओं को देखते हुए कंडक्ट कराएगी। कम समय पे कराने के बावजूद किसी भी तरह की अनियमितता, किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी थी। तो एनटीए ने सरकार के सभी अंगों के साथ मिल कर के इस एग्ज़ाम को कराया है, जिसमें हमें सभी विभागों का योगदान मिला, सभी डिपार्टमेंट, सभी एजेंसीज़ का, जिसकी वजह से बिल्कुल टीम भारत, टीम एनटीए के समर्थन में आ गई, जिससे हम ये परीक्षा सुचारू रूप से कंडक्ट कराने में सफल हो पाए। बहुत सारे बच्चे जो मेडिकली चैलेंज थे या जो ऐसी स्थिति में थे कि अस्पताल में थे या परीक्षा भी देने की स्थिति में नहीं थे, खबरें ऐसी है कि उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। इसमें हमारे पास कई इस तरह के केसेस आए, मेडिकल केसेस आए, लगभग 80 से ज़्यादा मेडिकल केसेस आए जिसमें बच्चों को हेल्प की ज़रूरत थी। एक केस तो बहुत गंभीर था, एक बच्ची थी कलकत्ता में जिसका पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, वो अस्पताल में एडमिट थी, उसके बावजूद उसने परीक्षा दिया, तो उसके लिए विशेष इंतजाम करने पड़े। एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसके लिए उसी सेंटर पे अलग रूम पे अरेंजमेंट करके, सीसीटीवी की व्यवस्था करके, सेपरेट इन्विजिलेटर्स करा करके उसको सारी फैसिलिटीज़ दे करके एग्ज़ाम दिलाने में सुविधा दी। इसी तरह कुछ बच्चे थे जिनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, कुछ बच्चे थे जिनके एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, उनको आवश्यकता की जो थी, किसी को स्क्राइब की आवश्यकता थी, तो यह सब उपलब्ध करा करके एक मानवीय दृष्टिकोण से कि कैसे हम न सिर्फ परीक्षा कराएं बट बच्चे जो तमाम मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं उनकी इश्यूज़ को ध्यान में रख करके कि एक सही तरीके से परीक्षा करा पाएँ। हाँ, 9 पसलियाँ टूटी थी खबरों हैं, लेकिन सपने नहीं टूटने दिया आप लोगों ने और पूरी व्यवस्था दी उस तरीके से, बहुत ही अच्छी बात है। अब बच्चों के लिए इस बार जो बुकलेट में है ये कहा जाता है रफ पेपर भी एक्स्ट्रा 2 बढ़ाए गए थे, फिर उसके अलावा भी बच्चों को सबसे ज़्यादा दिमाग में होता है ऑफिशियल की आंसर की कब तक आ जाएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये भी उत्कंठा होती है बच्चों। देखिए, रफ पेपर बढ़ाने के लिए भी जो एनटीए की व्यवस्था थी उसमें हमें कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि रफ पेपर सामान्यतः एनटीए पेपर के आखिर में देता है, 2 पन्ने, और वो आखिर में जो पन्ने होते हैं उसको बाएं हाथ से जो लिखने वाले बच्चे होते हैं उनको बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि पेपर इधर रहता है, उनको इधर करके जाने में, रफ करने में दिक्कत होती है। तो हमने ये क्या किया कि 2 बच्चे पीछे दिए, 2 पन्ने और 2 पन्ने आगे दे दिए, ताकि लेफ्ट हैंडेड लोग जो होते हैं, जो कि लगभग 15% है, हमारे 22 लाख बच्चों में से लगभग 3 लाख से ज़्यादा बाएं हाथ से लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए हमने 2 पन्ने इधर दिए रफ के और 2 पन्ने आखिर में दिए, और टोटल भी बच्चों को यह भी सुविधा दिया कि पेपर में कहीं भी रफ कर सकते हैं। आंसर की वो कब तक और रिजल्ट कब तक सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में, क्योंकि थोड़ा सा डिले हुआ है री एग्जाम की वजह से। देखिए, हमने परीक्षा बहुत कम समय में कराई, 37 दिनों में करा ली परीक्षा, जिसको कराने में 5 महीने से ज़्यादा लगते हैं। तो जो आंसर की का इवैल्यूएशन है वह भी हम जल्द से जल्द करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह से जो मेडिकल की काउंसलिंग होती है या बच्चों का जो एकेडमिक कैलेंडर होता है वह प्रभावित ना हो पाए। खबरें इस तरीके की है कि योगा दिवस के बाद 1:15 बजे के आसपास आईजीआई पीएम साहब पहुंचे, बच्चों को किसी तरीके से मूवमेंट में, क्योंकि रूट लग जाता है तो आने जाने में दिक्कतें होती हैं, 50 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा देर तक उन्होंने वेट भी किया। श्री माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा देश के सभी लोगों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए, आपने देखा होगा हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता है, उसमें प्रधानमंत्री जी बच्चों के दिमाग में जो तमाम इश्यूज़ होती हैं, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो प्रश्न होते हैं परीक्षा की तैयारी करने, उसके बारे में एड्रेस करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वाकिफ़ रहते हैं। इसी तरह से मैंने भी खबर पड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी रुके, इसके लिए मैं बच्चों की तरफ से, एनटीए की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और ये दिखलाता है कि कितना वो बच्चों की संवेदनाओं से इंटरेस्ट लेते हैं और कैसे उसको कम से कम किसी को भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को असुविधा हो पाए उसका ध्यान रखते हैं। आगे क्या पूरी तरीके से आश्वस्त करेंगे कि अब तक जो दुविधा या सुविधा जो भी परिस्थितियां बनी, कालांतर में इस तरीके का कोई रिपीटिशन नहीं होगा और आश्वस्त रहें बच्चे और अभिभावक? बिल्कुल, एनटीए की ये कमिटमेंट है कि जो हुआ वह दोबारा कभी नहीं होगा। हम अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। काफ़ी कुछ किया गया है बट अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। तो आने वाले समय में कैसे हम अगली नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे और परीक्षाएं कैसे सही तरीके से करेंगे। यूजीसी नेट की परीक्षा कल से ही शुरू हो रही है। हमारी जो टीम पूरे समय अभी तक लगी हुई थी वो अब यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी में लग गई है। तो हम लोग बिल्कुल कमिटेड हैं कि हर तरह से एग्ज़ाम को सेफ़, सिक्योर और स्टूडेंट फ्रेंडली वे में करा पाएँ। न सिर्फ नीट बल्कि जेईई, सीयूईटी, यूजीसी नेट, हर परीक्षा को बच्चों के लिए एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली, सिक्योरली करा पाएँ। निश्चित तौर से अगर देखें तो परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे और आगे किसी भी तरीके की कोई असुविधा न छात्रों को हो, न ही उनका एकेडमिक कैलेंडर ईयर किसी तरीके से प्रभावित हो, इसके सारे उपाय किए जा रहे हैं। तो निर्विघ्न संपन्न हुई है नीट
यूजी का री एग्ज़ाम, और एनटीए एक बार फिर आश्वस्त करता है कि सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए एनटीए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और सीबीएसई ने कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के जांच और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने बताया कि परिणाम धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। अब तक आए कुल आवेदनों में से 87% से ज़्यादा छात्रों के परिणाम जारी किए गए हैं। बाकी बचे हुए आवेदनों का परिणाम भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई का कहना है कि हर उत्तर पुस्तिका की फिर से सावधानी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी छात्र के साथ गलत मूल्यांकन न हो और सभी को सही अंक मिल सके। छात्र अपने आवेदन की स्थिति और परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें results.dglockers.gov.in वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। इस प्रक्रिया से छात्रों को आसानी से समय पर अपने परिणाम की जानकारी मिल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खातीपुरा में 205 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 41 स्टेशनों और प्लेटफॉर्म उन्नयन और 16 स्टेशनों पर नई यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण किया गया। नई अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को मजबूत करेगी, जबकि मेगा कोचिंग टर्मिनल से जयपुर जंक्शन पर परिचालन दबाव कम होगा और ट्रेनों के रखरखाव और में बेहद सुधार होगा। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जयपुर की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए रेलवे क्षमता विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। खातीपुरा मेगा टर्मिनल में हर महीने 450 ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा होगी और यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों के लिए अत्याधुनिक मेंटेनेंस व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। जयपुर शहर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए खातीपुरा में मेगा टर्मिनल बनाया गया है, जिससे कि महीने की एक सब्सटेंशियल नंबर करीब 450 गाड़ियां यहाँ पे मेंटेन हो सके, वैसी व्यवस्था की गई है। आज की जो आधुनिक गाड़ियां हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके, एलएचबी के कोचेज़, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके। आने वाले समय में इस फैसिलिटी से मेंटेन हुई ट्रेन दिल्ली की तरफ जा सकेगी, जोधपुर वाली साइड जा सकेगी, बीकानेर वाली साइड जा सकेगी और सवाई माधोपुर के लिए एक और फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, जो कि सांगानेर या उसके आसपास की व्यवस्था एक देखने के लिए टीम पूरा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पंजाब के लुधियाना पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। नितिन नबीन ने लुधियाना में संगठन से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और ज़मीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में पार्टी की कमान सौंप दी है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के प्रस्ताव पर औपचारिक मोहर लग गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने बताया कि आज हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार को एक बार फिर निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जिसे परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया है। उन्होंने इसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता का विषय बताया है। हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसकी राष्ट्रीय परिषद ने पुष्टि की है, उसका अनुमोदन किया है। ये पूरे पार्टी के लिए, पार्टी के सभी सदस्यों के लिए प्रसन्नता का विषय है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक निजी प्राण प्रोसेसिंग संयंत्र में अमोनिया गैस रिसाव के घटना में 2 श्रमिकों की मौत हो गई। जहरीली गैस की चपेट में आने से कई अन्य बीमार पड़ गए हैं। प्रभावित लोगों को आसपास इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जबकि संयंत्र के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और केंद्र में राज्य मंत्री एल मुरुगन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नेताओं ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए
घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में हुए अमोनिया गैस रिसाव हादसे में मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में हुए हादसे में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न संकायों के मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वीरता, साहस और त्याग की प्रतीक रानी दुर्गावती भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विकास का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए आदिवासी समुदाय की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के निरंतर प्रयास पर बल दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित रहे। रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य की प्रतीक। वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। पश्चिम एशिया संकट को लेकर अब दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड में शुरू हुई अमेरिका और ईरान की अहम वार्ता पर है। एक और परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद कायम है, तो वहीं दूसरी ओर होर्मुज जलडमरू मध्य में सामान्य आवाजाही बहाल करने को लेकर चुनौती भी सामने है। ऐसे में बातचीत सिर्फ दो देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या यह संवाद टकराव की राजनीति को पीछे छोड़कर किसी अस्थायी समाधान का रास्ता खोलेगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 3 महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक नई पहल देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद अब पहली बार स्विट्जरलैंड के बुर्गनस्टॉक में औपचारिक बातचीत शुरू हुई है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वार्ता में शामिल हैं। वहीं ईरान का प्रतिनिधित्व मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के अलावा कतरी और पाकिस्तानी मध्यस्थ भी इस वार्ता में मौजूद हैं। हम सभी इलाके में शांति के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है वहां तक पहुंचने के तरीके को लेकर कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लेबनान में हमारी मौजूदा स्थिति को लेकर मैं बहुत सकारात्मक महसूस कर रहा हूं। अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन उस पर काम करते रहेंगे। वार्ता की मेज पर सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बार फिर दोहराया है कि उनका देश परमाणु हथियार विकसित करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार से वह किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगा। हम संवर्धन का अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे और उन्हें भी इसे मानना ही होगा। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे थे। उन्होंने पूरी तरह से अपना रुख बदल लिया था। वे कह रहे थे कि ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए। ईरान को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर लेबनान का मुद्दा भी बातचीत को प्रभावित कर रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप और संघर्ष विराम उल्लंघन के दावे स्थिति को और संवेदनशील बना रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक ताजा बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल तुरंत बंद करना होगा, वरना अमेरिका ईरान पर फिर से हमले शुरू कर देगा।
होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान द्वारा एक बार फिर बंद करने की खबरों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी भी प्रकार की बाधा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हवाई हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बना हुआ है। 28 फरवरी 2026 के पहले हर महीने यहां से लगभग 3000 जहाज गुजरते थे। प्रतिदिन अनुमानित 1.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल का आवागमन इसी मार्ग से होता था। ऐसा माना जाता था ये स्ट्रेट पूरी दुनिया की 20% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला मार्ग था, लेकिन लड़ाई के दौरान ये मार्ग पूरी तरह ठप रहा, जिस कारण पूरे विश्व में ऊर्जा को लेकर हाहाकार की स्थिति देखी गई। मौजूदा स्थिति की बात करें तो ईरान के द्वारा खड़ी की गई बाधा और अमेरिकी नाकेबंदी ने इस महत्वपूर्ण रास्ते को बाधित किया है। IMF पोर्ट वॉच के आंकड़ों के अनुसार 1 से 8 मार्च के बीच औसतन केवल 6 जहाज ही प्रतिदिन गुजरे, जो फरवरी में 100 जहाज प्रतिदिन की तुलना में काफी कम हैं। अप्रैल के पूरे महीने में केवल 191 जहाज ही यहां से गुजर पाए। समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान की तनातनी अब भी होर्मुज में सामान्य आवाजाही के लिए बड़ा प्रश्न है। अब सवाल यह है कि क्या यह संवाद वर्षों से चले आ रहे तनाव को किसी स्थायी समाधान की ओर ले जा पाएगा या फिर यह एक और अस्थायी युद्ध विराम बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात क्रिकेट की। भारत ने श्रीलंका में खेली गई ट्राई नेशन सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ए के वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत श्रीलंका ए को 66 रनों से हराने में भारत ने सफलता पाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 377 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 94 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान वैभव ने 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव का साथ देने आए आर्य 29 गेंदों पर 39 रन की पारी खेल सके। उपकप्तान ऋतु गायकवाड़ ने 40 रन बनाए, वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने 67 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ए की टीम 311 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका के लिए वानुजा सहान ने सबसे अधिक 62 रन बनाए। भारत ए के लिए यश ठाकुर और विपराज निगम ने 3-3 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और महज 11 गेंदें और इतिहास नया लिख उठा। श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज फाइनल के बड़े मंच पर भारतीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफानी खेल खेला कि गेंदबाज, दर्शक और रिकॉर्ड बुक तीनों दंग रह गए। 11 गेंदों में अर्धशतक और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन की विस्फोटक पारी खेलकर वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी ही एक अविश्वसनीय पारी खेलकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। श्रीलंका में खेली गई ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव ने श्रीलंका ए टीम के खिलाफ महज 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैदान पर उतरते ही वैभव ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। चौकों और छक्कों की बरसात के बीच उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में 50 पूरा किया और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका और उन्होंने केवल 29 गेंदों पर 94 रन की विस्फोटक पारी खेली। वैभव की इस पारी में आक्रामकता, आत्मविश्वास और बेखौफ बल्लेबाजी का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की उनकी मंशा साफ नजर आ रही थी। विपक्षी कप्तान लगातार गेंदबाज बदलता रहा, लेकिन कोई भी वैभव के तूफान को रोक नहीं सका। 11 गेंदों में अर्धशतक का है रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी की घोषणा है जो क्रिकेट को और अधिक आक्रामक, तेज और रोमांचक बना रही है। सबसे खास बात ये रही कि ये कारनामा किसी साधारण मुकाबले में नहीं, बल्कि ट्राई सीरीज के फाइनल जैसे बड़े मंच पर आया। इससे पहले भी वैभव बड़े मंच पर बड़ी पारी खेल चुके हैं। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में उन्होंने 175 रन की पारी खेलकर टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्रिकेट जगत जब वैभव की इस पारी को याद करेगा तो सिर्फ 94 रन नहीं, बल्कि उन 11 गेंदों को याद करेगा जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया है
कि भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में भी रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है। यह पारी एक रिकॉर्ड से बढ़कर थी। यह एक सुपरस्टार के आगमन का ऐलान थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भारतीय क्रिकेट में नए सितारे का उदय है, नाम है वैभव सूर्यवंशी। और खबर अब विश्व कप फुटबॉल से जुड़ी। फुटबॉल विश्व कप अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन गोल की रफ्तार पहले जो इतिहास के पन्नों में थी, नया इतिहास रचा गया है। हर दिन नए स्कोर, हर मैच में नया रोमांच और हर गोल के साथ रिकॉर्ड टूट रहे हैं। टूर्नामेंट में 100 गोल का रिकॉर्ड का आंकड़ा ऐसी रफ्तार से पार किया गया है जो पिछले 68 वर्षों में नहीं देखा गया। 1958 के बाद से पहली बार विश्व कप का शुरुआती चरण इतना आक्रामक और मनोरंजक नजर आया है। विश्व कप में गोलों की सुनामी, 68 साल पुराना रिकॉर्ड हुआ ताजा। फीफा विश्व कप 2026 में फुटबॉल प्रेमियों को रोमांच, ड्रामा और गोलों की ऐसी बारिश देखने को मिल रही है जिसने टूर्नामेंट के शुरुआती चरण को ही ऐतिहासिक बना दिया है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में खेले जा रहे इस विश्व कप में महज कुछ दिनों के भीतर ही 100 गोलों का आंकड़ा पूरा हो गया, जो 1958 के बाद किसी भी विश्व कप में सबसे तेज गति से हासिल किया गया शतक है। इस ऐतिहासिक मुकाम को टूर्नामेंट के महज 33वें मैच में ही हासिल कर लिया गया। स्वीडन के खिलाफ नीदरलैंड्स के फॉरवर्ड कैडी गैप्को ने टूर्नामेंट का 100वां गोल दागा। 1958 के विश्व कप में स्वीडन की धरती पर गोलों की झड़ी लगी थी और अब 68 साल बाद 2026 संस्करण ने उसी आक्रामक फुटबॉल की यादें ताजा कर दी हैं। आधुनिक फुटबॉल में जहां टीमें अक्सर रक्षात्मक रणनीति अपनाती हैं, वहीं इस विश्व कप में अधिकांश मुकाबलों में खुला खेल देखने को मिला है, जिससे गोलों की संख्या लगातार बढ़ती गई। टूर्नामेंट के पहले 10 दिनों में ही कई बड़े स्कोर देखने को मिले। कनाडा ने कतर को 6-0 से रौंदा, जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया, जबकि नीदरलैंड्स ने स्वीडन के खिलाफ 5-1 की शानदार जीत दर्ज की। वहीं जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से शिकस्त दी। इंग्लैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे दिग्गज टीमों ने भी आक्रामक अंदाज में खेलते हुए गोलों की संख्या बढ़ाने में अहम योगदान दिया। इस विश्व कप में अब तक औसतन प्रति मैच 3 से अधिक गोल देखने को मिले हैं, जो हाल के संस्करणों की तुलना में काफी बेहतर आंकड़ा है। यही कारण है कि दर्शकों को लगभग हर दिन किसी न किसी मुकाबले में गोलों का रोमांच देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे टूर्नामेंट नॉकआउट चरण की ओर बढ़ रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोलों की ये रफ्तार बनी रहती है। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का इतिहास सबसे ज्यादा गोल वाले विश्व कपों में शामिल हो सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और शॉर्ट फिक्शन सिनेमा के वैश्विक मंच के रूप में पहचान बना चुका 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुंबई में भव्य समापन हो गया। इस दौरान देश विदेश के फिल्मकारों को सम्मानित किया गया। सिनेमा की रचनात्मक शक्ति पर विशेष चर्चा हुई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।